Good morning, class. Today we will start the chapter number 11, Transportation in Animals and Plant. अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखी है। तो दोनों में हमने ये देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड गेन करता है और उसको सिंपल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करके उसे सेल तक पहुंचाता है। नाउ अब उस सेल में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमने देखा है कि उस सेल तक जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तब तक वो जो फूड है या सिंपल फॉर्म है फूड का वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है उस फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाने के लिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि किस प्रकार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन गेन करता है और उस ऑक्सीजन को ब्लड सारी सेल तक पहुंचाता है और सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और उसमें फूड ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो ये प्रोसेस जो थी डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें आपने सेल तक फूड को पहुंचाया और दूसरी रेस्पिरेटरी सिस्टम थी जिसमें आपने सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाया। ठीक है, अब दोनों सिस्टम हमने पढ़ ली बॉडी की। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब जो सेल तक फूड और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। तो हमारी बॉडी में इस तरह की एक सिस्टम बनी हुई है जिसमें प्रॉपर वे में हर एक सेल तक फूड और ऑक्सीजन का सप्लाई होना प्लस वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका बॉडी से आउट होना। इसका पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है बॉडी में जो कि ब्लड के थ्रू होता है और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और फूड का ट्रांसपोर्ट होना, नाम से ही आपको समझ में आएगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट होना। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होने वाली जो सिस्टम है जिसमें ऑक्सीजन और ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, सप्लाई होते हैं और हर एक सेल तक पहुंचते हैं और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक पहुंचकर आउट हो जाते हैं, उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो आप पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ प्रोसेस में कई सारी एक्टिविटी करता है ताकि वो सरवाइव कर सके। फॉर दिस they need various useful material like food, water, oxygen. All the living organisms also produce some waste material like a carbon dioxide and urea. These waste material are harmful and have to be removed from the body. यानी कि न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का बॉडी तक पहुंचना भी ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन मिल जाए और सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हुई है वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं उसका बॉडी से आउट होना भी ज़रूरी है और दोनों ही प्रोसेस को करवाने का काम बॉडी की तीसरी सिस्टम करती है जिसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मीन्स ब्लड का सर्कुलेशन। पूरी बॉडी में अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो ये जो ट्रांसपोर्ट है यूज़फुल थिंग का यानी कि न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का और साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर होना, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेस्टेड फूड, वाटर, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल ये सभी बॉडी के अराउंड कैरी किए जाते हैं और किसके थ्रू किए जाते हैं? ब्लड के थ्रू। ब्लड फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क और ट्यूब्स कॉल्ड अ ब्लड वेसल। यानी कि ब्लड क्या करता है? ब्लड भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ब्लू और ग्रीन कलर्स ब्लू और रेड कलर से समझाया गया है इसे। तो ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है किसी ह्यूमन बीइंग की बॉडी में ये होता है ब्लड वेसल का नेटवर्क। ठीक है, ब्लड वेसल मतलब ऐसी ट्यूब्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। ब्लड इज पंप टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द हार्ट और इस ब्लड को पंप करवाने का काम कौन करता है? वो हार्ट करता है। हार्ट का काम है पंपिंग करना, यानी कि यही ब्लड वेसल्स में से ब्लड को बार बार ऊपर की तरफ खींचना और उसे प्योर करके अगेन बॉडी में सप्लाई करना, यानी लगातार ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू ही होता है। पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो मेन ऑर्गन होते हैं वो एक तो ब्लड वेसल होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, एक ब्लड जो ऑक्सीजन और ये वेस्ट मटेरियल को कैरी कर रहा है,
थर्ड, इस ब्लड को पंप करने का काम यानी कि हार्ट करता है। ठीक है, तो ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन हैं। नाउ हम वन बाय वन ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्लड वेसल्स तो आप समझ चुके हैं, बट हम यहाँ पर ब्लड के बारे में पहले देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्लड भी क्या है, ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो होता है और पूरी बॉडी तक सर्कुलेट होता है, यानी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक, हर एक पार्ट तक सप्लाई होता है। एक एवरेज एडल्ट पर्सन होता है, उसकी बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, यानी कि एक एवरेज रेशो है ये कि 5 से 6 लीटर ब्लड किसी भी एडल्ट पर्सन की बॉडी में होना चाहिए। नाउ ब्लड ट्रांसपोर्ट क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो सब्सटेंस लाइक अ डाइजेस्टिव फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। हमने देखा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लास्ट में कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, और इन स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज लाइक जो प्रोजेक्शन होते थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे हम विलीज कहते हैं, उससे ब्लड वेसल्स लिपटी होती है और वही ब्लड वहाँ से सारे न्यूट्रिशन लेकर बॉडी तक सप्लाई करता है। तो इसका पहला काम क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड हम कोई भी ह्यूमन बीइंग गेन करता है उससे मिलने वाले न्यूट्रिशन को बॉडी तक पहुँचाता है। सेकेंड, जो ऑक्सीजन लंग्स से ली जाती है वो ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करना, हर एक सेल तक सप्लाई करना, और सेल में जाकर जो प्रोसेस हुई और एनर्जी बनती है उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, उस सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर वापस लंग तक सप्लाई करना, यानी लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से लंग्स तक पहुंचाना। ये दोनों ही काम ब्लड के हैं। तीसरा, जो वेस्ट प्रोडक्ट बने हैं बॉडी के, ठीक है, उसे बॉडी से रिमूव करना, ये भी ब्लड के थ्रू होता है, ताकि लास्ट में ब्लड किडनी के थ्रू फिल्टर आउट होके जो भी उस ब्लड के अंदर डिजॉल्व वेस्ट मटेरियल था वो यूरिया के फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं। नाउ द ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपाउंड, फ्लूइड कंपाउंड जिसे हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा है सॉलिड, यानी ब्लड के अंदर भी 2 कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट जिसमें से एक फ्लूइड कंपोनेंट है और एक सॉलिड कंपोनेंट है। फ्लूइड कंपोनेंट मतलब ब्लड प्लाज्मा, और सॉलिड कंपोनेंट मतलब जिसके अंदर ब्लड सेल्स है, क्योंकि ब्लड के अंदर भी ब्लड खुद भी सेल से मिलकर बना है। ठीक है, बट इसके टिश्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में नजर आते हैं हमें। ठीक है, तो ब्लड सेल जिसके अंदर आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी दोनों होती है। ठीक है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, एंथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं हम आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, नाउ आपको एक पिक्चर दिखाई है, यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाया होगा कि ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका एक एनिमेटेड व्यू दिखाया है, जिसमें आपको जो फ्लूइड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो तो आपका ब्लड प्लाज्मा है जिसमें वाटर भी कंटेन है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है ये कुछ इसी तरह ब्लड की सेल भी ब्लड के प्लाज्मा में मिक्स होकर इस तरह से फ्लो करती है। ठीक है, ब्लड वेसल आपको दिखाई दे रही है, ब्लड वेसल के आसपास जो लिक्विड दिखाई दे रहा है वो पूरा ब्लड प्लाज्मा कहला रहा है, और उस ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड सेल्स। उसमें से रेड कलर वाली रेड ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स भी आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही है साथ में। ठीक है, और जो वाइट कलर में है, हल्की सी यहाँ पर ब्लूइश है बट एक्चुअल वो वाइट कलर की होती है, वो वाइट ब्लड सेल है। नाउ प्लाज्मा की बात करते हैं, तो प्लाज्मा भी एक फ्लूइड पार्टी होता है ब्लड के अंदर जो थोड़ा सा येलोइश कलर में होता है। इसमें ब्लड का 90% पार्ट वाटर का होता है, मतलब पूरे प्लाज्मा वाली बात अगर हम करें तो ओवरऑल ब्लड को हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो सॉलिड पार्ट जिसमें सारी सेल्स आती हैं, और एक लिक्विड पार्ट जिसमें हम ये कहेंगे कि ब्लड प्लाज्मा आता है। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी टोटल जितना भी प्लाज्मा यानी लिक्विड पार्ट है उसका 90% इसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, और प्लाज्मा क्या करता है, वाटर के साथ साथ दूसरे मटेरियल जैसे डाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, हॉर्मोन्स है जिसे हमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना होता है बॉडी के, तो ये सब कैरी करता है। हमने अभी पढ़ा कि वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करता है ब्लड, और वेस्ट प्रोडक्ट को
ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सब करने के लिए भी उसमें स्पेस होनी चाहिए। तो ये सब किस में होता है, उसके प्लाज्मा वाले पार्ट में डिसॉल्व होता है। तो 90% तो प्लाज्मा में वाटर ही है, बट बचा हुआ 10% ये सारे सब्सटेंस होते हैं। अब सॉलिड पार्ट की बात करें तो रेड ब्लड सेल, जिसे हम एंथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स रेड कलर की होती है, और क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था लीव्स में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं, उसी तरह ये रेड ब्लड सेल में रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के होते हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो ब्लड है वो लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, तो कहाँ रखता है उसे, तो वो ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। ये हीमोग्लोबिन लंग्स से ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी तक सप्लाई करने का काम करता है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को गेन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ताकि वो ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैरी करवा सके। ठीक है, उसके साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करने का काम करता है, जो सेल के अंदर बनी है जब फूड का ब्रेकडाउन हुआ है तब, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ही वापस लंग तक पहुंचाने का काम भी करता है। नाउ आरबीसी जो रहती है वो कहाँ बनती है, आरबीसी भी एक सेल है ना, तो ये भी हमेशा बनती रहती है। मतलब हमने पढ़ा है कि सेल का काम क्या है, अपनी लाइफ जब पूरी कर लेना तो ये मर जाती है, फिर ये बनती रहती है नई सेल। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल कहाँ बनती है, बोन मैरो में, बोन्स की बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल बनती है, ये याद रखिएगा आप हमेशा। द एवरेज लाइफ स्पान कितना होता है आरबीसी का, ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन। 120 दिन के बाद सेल ऑटोमेटिक अपनी लाइफ पूरी करके मर जाती है। तो हमेशा नई सेल हमारी बॉडी में बनती रहती है, और वो कहाँ बनती है, बोन मैरो में। नाउ ये कैसी होती है, ये डिस्क टाइप होती है, थोड़ी सी चपटी, सर्कुलर तो रहेगी पर डिस्क जैसी होती है। अब वाइट ब्लड सेल की बात करते हैं, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये कलरलेस होती है, और जैसे रेड ब्लड सेल का सर्कुलर कलर होता है वैसे शेप होता है, उसी तरह ये इरेगुलर शेप की होती है, इसका शेप डिफाइन नहीं होता। रेड ब्लड सेल में रेड कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण ये हमें रेड दिखाई देती है, बट यहाँ पर ऐसे कोई पिगमेंट नहीं होते, इसलिए कलरलेस होती है। ठीक है, इसका कोई कलर नहीं होता। रेड ब्लड सेल की काउंटिंग ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है, इसलिए आपको ब्लड हमेशा रेड दिखाई देता है, जबकि वाइट ब्लड सेल की काउंटिंग जो रहती है वो कम होती है, बट इनकी जो साइज़ होती है वो रेड ब्लड सेल के कंपैरिजन में बड़ी होती है। ठीक है, ये जो WBC होते हैं वो साइज़ बड़े होते हैं बट नंबर्स में कम होते हैं, जबकि RBC नंबर्स में ज़्यादा होते हैं और साइज़ में छोटे होते हैं। नाउ द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज़ टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट एंटर्स अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज। जैसे कि मैंने आपको RBC का फंक्शन बताया कि RBC क्या करती है, ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। उसी तरह WBC अगर ब्लड में है तो उसका भी कोई फंक्शन है, वो फाइट करने में यूज़फुल है। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई जर्म्स या बैक्टीरिया आ जाता है जिसके कारण डिसीज होती है, तो सबसे पहले वो ब्लड सेल के अंदर ही आता है और इन्फेक्ट कर देता है पूरी बॉडी को, है ना। ब्लड का इन्फेक्शन हो जाता है और फिर धीरे धीरे बॉडी में वो फैलता रहता है। तो ब्लड में आने वाले ऐसे पैथोजेंस, जिसे हम बोलते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहा जाता है, जिससे डिसीज होता है। तो जो पैथोजेंस जैसे ही ब्लड में एंटर करते हैं तो WBC क्या होती है, फाइटर होती है। ये समझ लीजिए कि ये आने वाले जर्म्स को मार देती है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नाउ जो प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ठीक है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहेंगे। ये क्या होती है, ये भी कलरलेस होती है, ये सर्कुलर होती है राउंड शेप की, और छोटी छोटी सेल होती है जो बोन मैरो में बनती है। ठीक है, अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है या उससे चोट लग जाती है या कहीं कट लग जाता है, तो आपने देखा होगा उसकी बॉडी से जहाँ भी उसे इंजरी हुई है वहाँ से ब्लड फ्लो करना शुरू हो जाता है। तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो को एफर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो हो गया, ठीक है, तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, जिसके कारण पर्सन की डेथ भी हो सकती है।
तो आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक जहाँ से ब्लड फ्लो होता है वहाँ पर डार्क रेड कलर का एक क्लॉट जम जाता है जिसे हम थक्का कहते हैं, है ना। वहाँ का खून धीरे धीरे जेली जैसा बनने लग जाता है और धीरे धीरे वो जमना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों? ताकि ब्लड का जो फ्लो हो रहा है उसे वो रोक सके, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्लड का फ्लो है वो डार्क रेड क्लॉटिंग से हम रोक सकते हैं और जिसे हम ब्लड क्लॉट भी कहते हैं। और ये ब्लड क्लॉट किसके कारण होता है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट प्लेटलेट्स के कारण होता है। जहाँ कहीं पर भी खुला हिस्सा या चोट लगी है तो वहाँ पर ब्लड फ्लो तुरंत तो हो जाता है, पर कुछ टाइम में तुरंत ब्लड प्लेटलेट्स वहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी क्लॉटिंग बनाना शुरू कर देती है। वो क्लॉटिंग बनाने से वो ब्लड के फ्लो होने को रोक सकती है, जिसके कारण कोई भी पर्सन की लाइफ बच सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, डू यू नो RBC आर मेड अ वेरी फास्ट रेट अबाउट 2 मिलियंस RBC पर सेकेंड। इतनी जल्दी बनती है कि 2 मिलियन RBC एक सेकेंड में बन जाती है। तो अगर हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं और किसी पर्सन की लाइफ सेव करते हैं, ठीक है, तो जो ब्लड का लॉस होता है हमारी बॉडी में वो जल्दी से रिकवर हो जाता है। मतलब आप ब्लड अगर डोनेट कर भी देते हैं किसी को तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी जल्दी फास्ट रिकवरी हो जाती है ब्लड की। सेकंड, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज है जिसके अंदर कोई भी पेशेंट है उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाती है। ये ऐसी डिसीज है जिसमें पर्सन में क्लॉटिंग बनने की एबिलिटी नहीं होती। उसे जब भी इंजरी होती है तो वहाँ पर उसकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाती है और जिसके कारण उसकी डेथ, या फिर बोल सकते हैं कि छोटा छोटा जो घाव होता है उसे भी काफ़ी टाइम लगता है भर जाने में, और बार बार छोटे मोटे घाव में भी ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। यहाँ पर आपको डिफरेंस गिवन है कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में क्या डिफरेंस है। तो कलर वाइज हमने देखा है, ये रेड कलर RBC रेड कलर की है, WBC और प्लेटलेट्स दोनों कलरलेस है। शेप की बात करें तो RBC जो होती है वो डिस्क शेप की होती है, सर्कुलर। WBC का इरेगुलर शेप होता है और प्लेटलेट्स राउंड शेप की होती है। और न्यूक्लियस की बात करते हैं तो RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट्स में भी एब्सेंट होता है। लाइफ स्पान इसका 120 डेज़ का होता है। WBC का कुछ ही आवर्स होता है या कुछ आवर्स से स्टार्ट होता है तो फ्यू ईयर्स तक। मतलब ये WBC के टाइप पर डिपेंड करता है, हम पर्टिकुलर किसी WBC के लिए नहीं बदल सकते। और प्लेटलेट्स में 8 to 14 डेज होता है। फंक्शन क्या है? तो RBC ऑक्सीजन को कैरी करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती है। WBC बॉडी से प्रोटेक्ट करती है, ये सिर्फ पैथोजेंस को मारती है जो ब्लड के अंदर आते हैं। और प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग करने में हेल्प करना। नाउ नंबर इन 1 cubic mm ऑफ ब्लड, मतलब हम ब्लड का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ब्लड एक फ्लूइड पार्ट है, तो यहाँ पर हम ऐसे कैलकुलेशन करते हैं कि 1 mm यानी क्यूबिक यानी mm का क्यूब, यानी हम यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं क्योंकि वो लिक्विड है ना। तो 1 mm क्यूब वॉल्यूम के अंदर इसमें कितनी WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती है। तो RBC में इसमें 50 लाख समथिंग है। WBC की अगर बात करें तो ये आपकी हो जाएगी 5000 से 7000 के बीच में वेरी करती है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो 2.5 लाख होती है, 2,50,000। ये एवरेज बात कर रही हूँ, इससे कम ज़्यादा भी किसी में वेरी हो सकती है। नाउ ब्लड वेसल्स, पहले ब्लड के बारे में हमने पढ़ा, अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक टाइप की ट्यूब होती है जो ब्लड को फ्लो करवाती है। अब इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे तो ब्लड में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन का सप्लाई होता है और साथ में सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसका भी सप्लाई होता है। तो अगर दोनों एक साथ होगा, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि दोनों गैस एक साथ आ जाए, क्योंकि एक का काम है, एक ऑक्सीजन जो है उससे तो हमें पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो डायरेक्शन है वो उल्टा है, वो हमें सब जगह से कैरी करके उसे लंग्स तक पहुंचाना है। इसलिए बॉडी में ये नेटवर्क्स अलग अलग बने होते हैं। पहले हम आर्टरीज के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज क्या होती है?
कि ब्लड वेसल है, लेकिन ये बॉडी से मतलब पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन को कैरी करती है और हार्ट से ऑक्सीजन को कहाँ सप्लाई करती है, पूरी बॉडी के पार्ट्स तक। ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन है हार्ट से बॉडी के पार्ट्स तक ये ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं। और जितनी भी आर्टरीज हैं उनका सभी का काम है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ही ट्रांसपोर्ट करे। केवल एक ऐसी आर्टरी होती है जो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं करती, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ये नाम आप याद रखिएगा, केवल ऐसी आर्टरी जो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं करती और वो कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई करती है, ऐसी आर्टरी को हम पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ होती है, जो हार्ट से लंग्स की ओर ब्लड को सप्लाई करती है, यानी कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेकर लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये सारी आर्टरीज से उल्टा काम करती है। सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैरी कर रही है, इसलिए इसे कैटेगरी से अलग रखा गया है। तो इसलिए इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसके अलावा जितनी भी आर्टरीज है सब ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करती है। और आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, ये ट्यूब वाली स्ट्रक्चर है, तो जो इसकी वॉल्स होगी वो इलास्टिक होती है और थोड़ी सी थिक भी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड होता है बहुत हाई प्रेशर से जाता है। आपको पता है कि ब्लड पंपिंग करता है, तो जब ब्लड बहुत प्रेशर के साथ उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करता है, एकदम प्रेशर से वो रिलीज़ होता है हार्ट से, ताकि वो पूरी बॉडी तक सर्कुलेट हो जाए। तो काफ़ी हाई प्रेशर होने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत थिक और इलास्टिक होती है, ताकि ये फट ना जाए। ठीक है, और ये आर्टरीज जो है वो थोड़ी सी स्किन से अंदर की तरफ सीटेड होती है, यानी हम बोल सकते हैं डीप सीटेड होती है। जब आप नॉर्मली अपने हैंड पे देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर की वेसल्स दिखाई देगी, जो कि वेन्स है, जबकि आर्टरीज कहाँ होती है, थोड़ी सी अंदर की ओर होती है, आपको इजीली स्किन से दिखाई नहीं देती। सेकेंड है वेन्स। वेन्स की बात करें तो वेन्स का काम क्या है कि पूरी सेल से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है सभी को कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंचाना। यानी कि ये क्या करती है, ये पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है और लंग्स तक हार्ट तक पहुंचाती है, फिर हार्ट से वो चीज़ लंग्स में जाती है। यानी पहले सर्कुलेशन कहाँ होता है, लेन देन हार्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, हार्ट उसे लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। तो वेन्स का काम क्या है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना और उसे हार्ट तक पहुंचाना। और आर्टरीज का काम क्या है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी तक पहुंचाना। ठीक है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। इनमें से भी एक एक्सेप्शन है, वेन्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, पर एक वेन ऐसी होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। यानी कि ये अपने सारे सिमिलर जितनी भी वेन्स है सब एक जैसा काम कर रही है, और केवल एकमात्र वेन्स जो है, एक ही वेन ऐसी है जो इसका उल्टा काम कर रही है, वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रही है, इसलिए उसका नाम है पल्मोनरी वेन। ठीक है, जैसे उधर पल्मोनरी आर्टरी थी ना, वैसे ये पल्मोनरी वेन है जो अपने सारे दूसरी वेन्स के कंपेयर में उल्टा फंक्शन करती है। ठीक है, नाउ द वेन्स हैव अ थीन एंड लेस इलास्टिक मस्कुलर वॉल। मतलब ये आर्टरीज के कंपैरिजन में इसकी वॉल जो होती है इलास्टिसिटी कम होती है और थीन होती है, पतली होती है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो होता है यहाँ पर रैपिडली नहीं होता, बहुत स्लो प्रेशर पे होता है। हर एक सेल से धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होती है और हार्ट तक जाती है। और जो वेन्स होती है वो ज़्यादा डीप सीटेड नहीं होती है, वो आपको इजीली स्किन में जब आप देखेंगे तो ग्रीन कलर की वेसल जो आपको दिखाई देती है वो वेन्स ही होती है। आप हैंड या लेग उसमें आसानी से इसे देख सकते हैं। और इनके अंदर वॉल्व होते हैं जो ब्लड को अलाउ करते हैं एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जब ये हार्ट की तरफ जा रही है ना तो रिवर्स डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, हार्ट की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए इसमें ऑटोमेटिक ही वॉल लगा हुआ है जिसमें ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और एक ही डायरेक्शन में जाना दैट मीन्स सीधा हार्ट की तरफ ही जाना है। नाउ कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत थीन हेयर लाइक ट्यूब्स होती है। ठीक है, जो क्या करती है, मटेरियल का एक्सचेंज कर लेती है। जैसे यूजफुल सब्सटेंस है वो जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो बॉडी में जब पास करना होता है
तो वो कैपिलरीज के थ्रू ही पास होते हैं। कैपिलरीज आप अपनी आई बॉल के अंदर या ऐसे भी देख सकते हैं, जहाँ भी ऐसी स्किन, पतली सी स्किन हो, आपको बिल्कुल हेयर जैसी छोटी छोटी कैपिलरीज दिखाई दे, हेयर जैसी वेसल्स दिखाई दे, तो उसे हम कैपिलरीज कहेंगे। ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना बॉडी से और उसी टाइम पर जो यूजफुल सब्सटेंस है उनको सप्लाई करना, दोनों कर सकती हैं। देखो आपको यहाँ एक डायग्राम से समझाया गया है कि जो रेड वाली है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आ रही है, जिसे हमने आर्टरीज कहा है। ठीक है, ये देखो ये आर्टरीज हैं, ये ब्लड का सप्लाई कर रही है, लेकिन ये आर्टरीज यहाँ जाकर कई सारी थीन हेयर जैसी ट्यूब में डिवाइड हो गई। तो ये जो ट्यूब्स होती है ना, इन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज क्या कर रही है, मान लो ये कोई ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन तक जितना भी ऑक्सीजन और ये आया था, ये तो इसने, इस ब्लड ने दे दिया, लेकिन यहाँ से यही ब्लड ने इसी ऑर्गन से जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो गेन कर लिया। देखो ये एक सेल नज़र आ रही है आपको, इस सेल के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि फूड और ऑक्सीजन इस सेल के अंदर जा चुकी है, और इस सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर आ चुकी है, और जो यही ब्लड जो इधर आया था वो इसी कैपिलरी के थ्रू सारा यूजफुल थिंग जो सेल को देनी थी वो दे दिया, और उससे वेस्ट प्रोडक्ट लेकर इस तरीके से हेयर जैसी स्ट्रक्चर से ही कंबाइन होकर वापस निकल गया। तो ये यहाँ तक पहुँचने तक ये आर्टरी थी, और यहाँ पर ये क्या बन चुकी है, वेन्स, क्योंकि यहाँ पर उसने यूजफुल सब्सटेंस दे दिए और यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी कर लिया। अब ये हार्ट तक इसे सप्लाई कर देगा। तो ये जो दोनों के बीच में कनेक्शन है, और हर एक ऑर्गन में जो एक्सचेंज होता है वो किसकी हेल्प से होता है, कैपिलरीज की हेल्प से होता है। और कैपिलरीज दो ब्लड से जो प्रोडक्ट है, लेना देना, दोनों ही एक्सचेंज आसानी से करवा सकती है। नाउ आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस है, तो ये आपका वर्क है, आप इससे पढ़िए, और इसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, इसे लर्न भी करिएगा। नाउ एक्टिविटी फर्स्ट, एक स्टॉप वॉच लेना है आपको, और अपनी या फिर एक रिस्ट वॉच ले लीजिए। ठीक है, और अपनी मिडिल और इंडेक्स फिंगर जो है अपने राइट हैंड पर अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करते हुए, जो अपनी लेफ्ट रिस्ट को प्रेस करना है और धीरे 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 उसे दबाते जाना है। नाउ कुछ स्ट्रॉन्ग रेगुलर बीटिंग आपको फील होगी, यानी आप कहीं, यहाँ पर वो सिंपल एक्टिविटी है, आप अपनी हार्ट बीट को चेक कर रहे हो। ठीक है, तो अपने हाथ को थोड़ा सा आपको अंदर की तरफ प्रेस करते हुए, जो अपनी रिस्ट होती है कलाई, वहाँ पर थोड़ा सा अंदर की तरफ धीरे धीरे जेंटली प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, और वहाँ से आपको एक अपनी हार्ट बीट आपको सुनाई देगी, मूवमेंट सुनाई देगा। ठीक है, आपके फिंगर के अंदर, मतलब जैसी वो जैसे हार्ट बीट होती है ना, उसके एक साउंड और वाइब्रेशन आते हैं, है ना, लब डब साउंड आता है, तो वो साउंड आप इस तरह से फील कर सकते हो अपनी फिंगर से। नाउ कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है आपकी रिस्ट के अंदर, ये भी आपको पता चलेगा, वो जर्क लगाता है, मतलब जब आप उसे प्रेस करते हो तो जो लिक्विड यहाँ से फ्लो करता हुआ आ रहा है, तो आपके दबाने से वो क्या करेगा, आपकी फिंगर को थोड़ा सा जर्क देने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से जो थ्रोम्बलिंग सेंसेशन आते हैं जब ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पल्स। जैसे आपने डॉक्टर को भी देखा होगा, बीपी प्रेशर, या जब ये होता है प्रेशर, जनरली बीपी मेज़र करते हैं, ब्लड प्रेशर, तब भी वो आपकी पल्स रेट काउंट करता है। पल्स रेट मतलब जब आप उसे धीरे धीरे इस तरह से प्रेस करते हो तो अंदर फ्लो होने वाला जो ब्लड है वो आपको इस फिंगर पे आपको एक जर्क महसूस होता है, क्योंकि वो आप इसे दबा रहे हो तो वो फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो एक जर्क लगाएगा, उसी को आप पल्स रेट कहते हो। ठीक है, मतलब जर्क कैसा होता है वो, कि जब जो ब्लड है हार्ट से एकदम प्रेशर से फ्लो करता हुआ है, तो जितनी बार वो प्रेशर से फ्लो करता होगा उतनी बार आपको यहाँ जर्क फील होगा, जिसे वो पल्स कहता है। यू विल काउंट द नंबर ऑफ सच बीट्स इन 1 मिनट यूजिंग अ वॉच। वॉच की हेल्प से आप इसे थ्रोम्बलिंग प्रेशर को काउंट भी कर सकते हो, और जो नंबर ऑफ बीट्स होगी 1 मिनट के अंदर कितनी बीट्स होती है उसे आप पल्स रेट कहते हो। ये 72 से 80 बीट्स भी हो सकती है, एवरेज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम है ब्लड के प्रेशर में, तो वो अलग भी हो सकती है। अब आप जब भी जॉगिंग या रनिंग या साइकिलिंग ऐसी कोई हैवी एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो वो 100 से 110 तक भी आ सकती है। तो पल्स रेट को आप 70 to 80 एवरेज पर्सन में मेज़र करेंगे, और जब कोई हैवी एक्सरसाइज है तो वो 100 to 110 भी होती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी हार्ट की वर्किंग बहुत अच्छे से समझेंगे।
ओके, थैंक यू।